बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर प्रेस क्लब में आपका और आपके तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की होस्ट बने हों और मुझे भी मौका मिला है आपका इस फैसिलिटी में बैठ के यहाँ के मीडिया के साथ इंटरैक्ट करना। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए बनाया है कि अफसोस के साथ आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ शेयर करना पड़ रहा है कि वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से मुतालबा रहा है हमारा एस्टैब्लिशमेंट से 1977 से हमारा जो पीपल्स पार्टी का कंप्लेंट रहा है, पीपल्स पार्टी का डिमांड रहा है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस में दिया जाए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और हर इलेक्शन में हमारा ये कंप्लेंट रहा है। हम उम्मीद रख रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वो टेस्ट केस हो सकते हैं, वो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं जहां हम इस चैप्टर, इस पेज जो पाकिस्तान की तारीख में मुसलसल पीपल्स पार्टी शुरू दिन से इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, we could draw a line under the sand। लेकिन अब मैं अफसोस के साथ और मजबूर होकर आपके सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ एक बताने के लिए कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो रहा है। हमने लीगल फोरम्स के दरवाजे खटखटा के अब इसलिए कि हम अदालत को रिस्पेक्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, आइन को रिस्पेक्ट करते हैं। हम वो जमात है जिसने आइन बनाया, हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आइन दिया। अगर हम रूल ऑफ लॉ का पासदारी नहीं करते हैं, अगर हम अपने अदालत के फैसले को जब हम अग्री भी नहीं करते, अगर हम नहीं इनको मानेंगे तो कौन मानेंगे? तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड जस्ट लाइक टू पुट सम फैक्ट्स बिफोर यू। एक तो आपका इलेक्शंस जो चल रही हैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, मेरा कैंपेन में रुकावटें डालना या मुझसे कैंपेन टू ट्राई एंड स्टॉप माय कैंपेनिंग, अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन शुरू दिन से और फिर इसका फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं, फॉल्स सिमिलैरिटीज क्रिएट कर रहे हैं, फॉल्स पैरेलल्स क्रिएट कर रहे हैं between me and members of the government, between me and ministers, between me and the Prime Minister of Pakistan। हमने ये इलेक्शन के कानून बनाए थे, हमारे जिद्दोजहद के नतीजे में हमेशा से इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं। हम ये इलेक्शन कानून इसलिए बनाते हैं ताकि हुकूमत या इंटरम हुकूमत इलेक्शन के दौरान रियासत के वसाइल ना इस्तेमाल कर सके, वो अपना ओहदा का गलत फ़ायदा ना इस्तेमाल कर सके। लेकिन सियासी आज़ादी और जमहूरी आज़ादी हो, जिनके पास सियासी ओहदा हो, जो पार्टी की क़ियादत हो, ख़ासतौर जब वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखे, उनको कैंपेन करने से नहीं रोका जा सकता, वरना वो हमारा आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। यहाँ का अदालत एक लोअर कोर्ट के फैसले के बाद जिससे जहां हमें सूबा बदल करने की कोशिश की गई थी, कैंपेन के दौरान हमें कैंपेन करने से रोकने की कोशिश की गई थी, हमने इस फैसले के खिलाफ सुपीरियर कोर्ट्स में गए इस उम्मीद के साथ कि इस नाइंसाफ़ी को रोका जाएगा। और जहां इस हद तक कोर्ट्स ने फैसला किया कि हमें सूबा बदल तो नहीं करेंगे, मगर आखिर आज मेरा कैंपेन का आखिरी जलसा था, मेरा कंक्लूडिंग जलसा था, जहां मैंने अपना मंशूर और अपना सोच गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में के सामने पेश करना था। मेरा ये हक मुझसे छीना गया है। मेरा ये हक कि मैं कैंपेन करूँ और मैं कैनवस करूँ उस आखिरी वक्त तक, जहाँ तक कैंपेनिंग आज तक जारी है, जहाँ मेरे इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त थे। मेरा अब जलसा साइमल्टेनियसली चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, मगर मैं खुद उस जलसा में इसलिए शरीक नहीं हूँ कि अदालत ने मुझे मना किया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। एक तो
हमने अदालत के सामने 2015 का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, और उस फैसला ने वो जज लिखा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस करने का तो हदायत है, मगर हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम्स और ख़ास तौर पे उनके जो सियासी ओहदेदार हैं उनके पॉलिटिकल फ्रीडम्स को कोई रुकावट नहीं डाल सकते। ये फैसला हमने जज के सामने डाला, और जो कोर्ट है, एक जज ने हमारे हक में रूल किया कि हमारे सियासी आज़ादी है, हमारा हक है कि हम कैंपेन करें और हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। मगर साथ साथ दूसरा जज ने फैसला किया कि नहीं, मुझ पे वही पाबंदियाँ डालेंगे जो हुकूमती वज़ीर पे डालना चाहिए था, मगर आज तक वो अपने रवायत में जारी है, अपना धांधली करने में जारी है। हुकूमती वज़ीर को मुझे समझ के इस मुल्क की वज़ीर आज़म के जो पाबंदियाँ जो होने चाहिए अब मुझ पे भी लागू किए गए हैं, और ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। लेकिन साथ साथ जब ये जो स्प्लिट डिसीजन होता है, इस पे आपका कानून के तहत 2009 की जो गवर्नेंस ऑर्डर के तहत एक रेफरी जज को इस फैसला को देना चाहिए था। अफसोस के the court has ruled, the chief justice has ruled, इसलिए कि वो सीनियर जज था, तो उसका भले it's a split decision and it's one for and one against, मगर इसलिए कि वो चीफ जस्टिस था और सीनियर जज था, उसका फैसला माना जाए और मेरे ऊपर पाबंदी हो। मैं I don't agree with this judgment। मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है, ये पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन बनाने वाले, कानून बनाने वाले, इन्हीं अदालतों को खड़े करने वाले जमात हैं, और मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि ना पसंद करते हुए भी मैं इनका फैसला को मान रहा हूँ, और इलेक्शन कैंपेनिंग में जलसे की तकरीरों से मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। जहाँ ये सिलसिला है, हमें ना सिर्फ इस तरफ से कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ हुकूमत के वज़ीर कैंपेन कर रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुले आम जलसे में डिक्लेयर कर रहे हैं कि इतने अरबों का रुपया वो देंगे अगर इनको इतना लीड मिलता है। मैं सबसे पहले उनको गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बारे में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आर नॉट फॉर सेल। एंड मैं जानता हूँ कि यहाँ के अवाम अपने हकूक़ के बारे में जानते हैं, सियासी शऊर रखते हैं, और वो इनके चले वो धांधली उन्होंने किया है, इन्होंने ये कानून का खिलाफ वर्जी किया है, मगर इनके यहाँ के अवाम उनकी कोशिश को नाकाम करेंगे। मैं रिक्वेस्ट और डिमांड करना चाह रहा हूँ सारे इदारे से कि अब तक जो हुआ है वो सो तो हुआ है, मगर अभी भी टाइम है कि ये इलेक्शंस मुतनाज़ा ना बने। अभी भी टाइम है कि सारे इदारे अपने अपने काम करे और सियासतदानों पे छोड़े, सियासत अपने उम्मीदवारों पे छोड़े, सियासी जमातों पे छोड़े। हम इलेक्शंस लड़ेंगे, जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर इस किस्म के हथकंडे डाले जाते हैं, अगर ये इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे रीजन के लिए, वो भी आपके सामने है। अगर ये पूरी दुनिया इस इलेक्शंस की तरफ देख रही है, इन सिलेक्टेड वज़ीरों और वज़ीर आज़म को समझ में शायद नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया कहेगा कि जो भी नतीजे होगा इस इलेक्शन से, कि इस कैंपेन के दौरान इमरान के वज़ीर फिर रहे थे, पैसे बांट रहे थे। हम नहीं चाहते कि ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो, इसलिए हम जानते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस देख रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर अब भी होश का नाखून ना लिया जाए, अब भी दांतरी किया जाए, अब भी ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो, तो जिस तरीके से इस इलेक्शंस के बाद यहाँ एहतजाज होगा, यहाँ वायलेंस का खौफ होगा,
وہ صورتحال بھی بہت ہی خطرناک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو. یہاں پر چاہے پولیس ہو یا سول ملٹری بیوروکریسی ہو، ان کا کوئی کام نہیں ہے انٹرفیئر کرنا الیکشنز میں. ان کا کام ہے کہ یہاں امن ہو، اور ہم بھی چاہتے ہیں یہاں امن ہو. جس قسم کا GBLA1 کا یہ جو سیکٹیرین بیسس پہ ریفرینڈمز کروائے جا رہے ہیں، میرا سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز یہ سمجھ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اگر سیاست کی بنیادوں پہ نہیں لیکن اس قسم کی بنیادوں پہ آپ ہمیں بانٹنے کاٹنے کی کوشش کریں گے، یہ اس ریجن کی سیاست کے لیے اور اس ملک کے لیے کی سیاست کے لیے ایک خطرناک ماحول پیدا کر سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی امن کی جماعت ہے، جمہوریت کی جماعت ہے. ہم ان سارے سازشوں کو ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ان سارے سازشوں کو ناکام کریں گے. ہم جانتے ہیں ماضی میں بھی شہید بی بی بھی وہ اپوزیشن میں تھی، مگر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کے خلاف اتحاد بنایا گیا الیکشنز میں. IGI کے ایک اتحاد بنایا گیا. یہاں بھی حکومت کے لیے ایک اتحاد زبردستی بنایا گیا. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں ایک IGI کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ہو. میں اپنے پارٹی کارکنز کی محنت کو نظر آ رہا ہے، ان کا جوش نظر آ رہا ہے. ہم کسی کو ہمارا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملا پیپلز پارٹی کو، لیکن ہم پھر بھی جیتیں گے واضح اکثریت کے ساتھ. یہ الیکشنز جیتیں گے. اور میں خاص طور پہ جو یہاں کے میڈیا ہے، آپ میرے سب ساتھی جو اور آپ کے کیمرہ مین جو اس پورا الیکشن کیمپین میں، یہاں کا سب سے لمبا الیکشن کیمپین پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے. ہم ہر علاقے میں کیے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جگہ جگہ تھے. جو مشکلات کا سامنا ہم نے کیا وہ آپ نے بھی کیا، اور ہم آپ کی بہت ہی شکر گزار ہے. اور میں شروع کیا تھا، میں نے یہ جو کیمپین ہے کانچی ڈسٹرکٹ سے کھپلو سے ہوتے ہوئے ہم اسکردو کے جو 4 ڈسٹرکٹس ہے اس سے وہاں ہم نے ایونٹس کیا. شگر میں ہم نے ایونٹ کیے، پھر اس طرف پہنچتے ہوئے روندو میں ہمارا ایونٹ تھا. اس سے پہلے ہم سب، میں اور میڈیا کے جو ساتھی ہیں، ہم لینڈ سلائڈ میں اسٹک ہوئے تھے. اور ہم یہاں بھی پہنچے. یہاں ہم غزر بھی کیے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں کیے ہیں، استور بھی کیے ہیں، ڈیامر میں بھی کیے ہیں. یہ میرے لیے پہلے دفعہ نہیں تھا کہ میں ان علاقوں میں جا رہا تھا. یہ اگر تیسرا نہیں تو دوسرا دفعہ تھا کہ میں ان علاقوں میں پہنچ رہا تھا. اور اس لیے میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آن گراؤنڈ پوزیشن کیا ہے، اور جگہ جگہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں کے عوام نے جس جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، جو محبت ہمیں دکھایا ہے، میں ان پہ کاؤنٹ کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ 15 نومبر کو یہ سب ہمارے ساتھ دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ تعالی ایک واضح مینڈیٹ ملے گی. یہ مینڈیٹ کسی سازش کے تحت نہیں، کسی 2 نمبری کی سیاست کے تحت نہیں، کسی دھاندلی کے نتیجے میں نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میرا منشور، وہ منشور جو میں نے اس نہ صرف گلگت بلتستان کے ہر کونے میں لے کے گیا ہوں، مگر پورے پاکستان میں اس منشور کو 2018 کے الیکشنز میں لے کے گیا تھا. مگر گلگت بلتستان کے لیے ہمارا ایک خاص پیغام ہے، ایک خاص منشور تھا، ایک خواب ہے یہاں کے عوام کے لیے کہ میں یہاں کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق حکمیت دلوا دوں. اور اس حق حکمیت دلوانے کا جو بات ہے وہ ہمیں اچانک کوئی خیال نہیں آیا اس الیکشنز میں. ہمیں اچانک اس الیکشن سے فوراً پہلے بھی یہ خیال نہیں آیا.
یہ ہمارا تحریک کا ایک حصہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام کو ان کے آئینی حقوق دلوانا چاہتے ہیں. ہمارا منشور کا حصہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام کو نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں بٹھانا چاہیے. ان کا جو شیئر ملتا ہے ان کو وفاق کی طرف سے اس میں اضافہ کرنا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو آئین دلوایا تھا, اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ جماعت ہے جو یہاں کے عوام کو ان کا اپنا حق میں دلوائیں گے. یہ بہت افسوس کی بات ہے, جگہ جگہ ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہاں کے عوام تو اتنا بہادر عوام ہے, یہ لالک جان کا سرزمین ہے. یہاں کے عوام اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے تو قربانی بھی دیتے ہیں, اپنی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے شہادت قبول کر دیتے ہیں, مگر ان کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے کا حق نہیں ہے. ان کو خود وہ حق نہیں ہے کہ وہ خواب دیکھے کہ وہ خود اس ملک کا وزیر اعظم بنے. وہ پاکستان کے فیصلے نہیں لے سکتے. ان کے لیے تو پاکستان فیصلے لیتے ہیں, مگر پاکستان کے فیصلے میں وہ اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں. اور ہم آج سے نہیں, ہمارا جب بھی میں یہاں آیا ہوں تب سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک یہاں کے عوام کا آواز اسلام آباد میں نہیں سنا جائے گا تب تک یہاں کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا. اور ہم یہاں نہیں رکتے ہیں. ہمارا جو خواب ہے گلگت بلتستان کے لیے وہ نہ صرف حق حکمیت کا ہے مگر حق ملکیت کا ہے. اور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنی سرزمین کے مالک بنے, کہ گلگت بلتستان کے عوام اوپر کے جو آپ کا پہاڑوں کے ٹاپ سے لے کے نیچے دریاؤں تک وہ اپنے ہی سرزمین کا مالک بنے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ واضح اکثریت دی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم فوری طور پہ اس پہ قانون سازی کریں گے. اس پہ قانون سازی کیا جاتا ہے تو یہاں ایک اکنامک بوم شروع ہو جائے گا, اور نہ صرف اس کے معاشی فائدے ہیں مگر آپ کا اربن پلاننگ میں آپ کا اپنا جو پاپولیشن رائز ہے اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور یہ بھی پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے, واحد جماعت ہے جو کہہ سکتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر بھٹو شہید کے دور میں اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تو انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا ہی زمین کا مالک بنائیں گے. اور جو آخری پہلو رہا ہے ہمارا منشور کا, ہمارا وعدہ کا, وہ ہے حق روزگار دلوانے کا. اور ہم obviously اپنا ماضی پہ بھی رولائے کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تاریخ واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ اس علاقے کے لیے سب سے زیادہ روزگار دیا ہے, سب سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کیا ہے. اور اب آگے جا کے بھی ہم اسی کمٹمنٹ کو پہ قائم ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ ناانصافی ہے کہ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے, وہ جگہ ہے جہاں سب سے ہائیسٹ لٹریسی سے ریٹ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کا ہے, یہاں کا عوام کا ہے. یہاں کا عوام کے پاس 2 ڈگریز ہوتے ہیں, ماسٹرز بھی لیتے ہیں, پی ایچ ڈی بھی بن جاتے ہیں, لیکن ساتھ کے ساتھ بے روزگار پھر رہے ہیں. 2 ڈگری ہاتھ میں لے کر بے روزگار پھر رہے ہیں. یہ اس علاقے کے ساتھ ناانصافی ہے اور اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اوبیسلی بلیو کرتی ہے کہ ریاست اس میں ایک رول پلے کر سکتی ہے, کہ ریاست کو جس طریقے سے یہاں کا یوتھ کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دینی تھی وہ نہیں دی تھی. اور پیپلز پارٹی جب آئی گی وہ میرٹ کی بنیاد پہ, اور یہاں کے نوجوان میں میرٹ ہے, یہاں کے نوجوان جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو ضرور یہاں کی حکومت کی طرف سے جو روزگار ملنا چاہیے, مگر وہ مواقع بھی ہم پیدا کریں گے جس سے ان کو روزگار مل سکتے ہیں. یہ نہ صرف ہمارے حق حاکمیت کی وجہ سے مگر ہم انشور کریں گے کہ جو ریاستی منصوبے ہیں صوبائی, وفاقی, بین الاقوامی, کہ وہ ان کا حق روزگار کا تحفظ کیا جائے, کہ سب سے پہلے ترجیح روزگار پہ وہ مقامی عوام کو ملے. جب مقامی عوام کو ان منصوبوں میں روزگار کا سب سے پہلے موقع ملتے ہیں تو پھر ان کا سٹیک ہوتا ہے, ان کا سٹیک ہوتا ہے ان منصوبے میں. ہم نے دیکھا کیسے ڈیامیر میں
वापदा के ख़िलाफ़ बहुत ही कंप्लेंट्स थे कि वहाँ जो भी ग्रेड 1 से लेके 17 तक के रोज़गार थे वो मुकामी लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को दिया जा रहा था। तो एक छोटा तरीका है जिससे हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। और हम तो वो जमात है जिसने सीपैक की बुनियाद रखी, जो जानती है कि सीपैक का सही फ़ायदा कैसे लिया जाएगा। वो तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक जिनकी वजह से हमें ये सीपैक मिला है वो गिलगित बल्तिस्तान है और वो बलोचिस्तान है। जब तक गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के मुकामी अवाम को उस सीपैक में सबसे पहले रोज़गार का हक नहीं मिलेगा, सबसे पहले मंसूबे का हक नहीं मिलेगा, तो फिर उस सीपैक का मंसूबा जैसे कामयाब होना चाहिए था वो नहीं होगा। और हम पीपल्स पार्टी का हक में जाती हैं कि पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ यहाँ लेकिन हमने चाइना में भी जो हमारा रिलेशनशिप है, जो पीपल्स पार्टी और चीन के दरमियान और पीपल्स पार्टी और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जिससे मेरे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ 3 नस्लों का रिलेशनशिप है, वो भी 3 नस्लों का रिलेशनशिप है। इस रियासत का जो रिलेशनशिप था वो उसकी बुनियाद भी भुट्टो शहीद ने रखा था। और मैंने सबसे पहले जो सियासी जमात का मुआहिदा हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वो मैंने पीपल्स पार्टी का और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का साइन किया था। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान का जो चीन के साथ रिलेशनशिप है उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के अवाम के लिए जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए और जिस तरीके से हम यहाँ का मार्केट, यहाँ का जो फल है, आपके जो रिसोर्सेज है वो यहाँ से बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको इंशाअल्लाह ताला लेवरेज करके यहाँ के अवाम को रोज़गार के मौके पहुँचाएंगे। यहाँ का जो पोटेंशियल है, चाहे वो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल हो, इसका up to 50,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है, और हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने थर का कोयला से बिजली बनाना शुरू कर दिया, तो हम इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान का ये जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है इसमें भी हम जोर देंगे, इससे भी हम उसका पूरा पोटेंशियल उठा के यहाँ की मीशत के लिए और यहाँ के अवाम के लिए वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। पीपल्स पार्टी के चाहे वो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हो जो हमने सिंध में बहुत फाल किया है, उसके लिए हम यहाँ के बिजनेसेस को, यहाँ का प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, दूसरे ममालिक को इन्वॉल्व कर सकते हैं और रियासत के साथ मिल के मनसूबे दे सकते हैं। हमारे पिछले दौर में हमने जैसे फॉरेन फंडिंग के साथ यहाँ के बंजर ज़मीनें को फाल करके मालिक को दिलवाए थे ताकि इस पे उनका भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो प्लान है यहाँ के अवाम के रोज़गार के लिए, यहाँ की मईशत के लिए, ये 15 नवंबर के बाद हम फ़ौरन इस पर अमल करना शुरू कर देंगे। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमने हर जगह जाके सिर्फ हमारे मंशूर की बात की, सिर्फ हमारा नज़रिया की बात किया है, सिर्फ हमारे सियासत की बात किया, और मैं पैसे की बुनियाद पे नहीं, लालच की बुनियाद पे नहीं, हुकूमत होने की वजह से नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना प्लान बता के आया हूँ, मेरा नज़रिया बता के आया हूँ, और मैं अपना मंशूर पे वोट लूँगा। मेरा मुखालिफ के साथ पास क्या मंशूर है? उनके 10 वज़ीर कानून का ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मंशूर क्या है? क्या उनका मंशूर गाली देने का मंशूर है? उनका मंशूर यहाँ का सकाफत का, यहाँ के तहजीब का ख़िलाफ़ वर्जी करने का मंशूर है? इनके पास एक भी प्रोग्राम नहीं है। इनका अगर ये जालिम हुकूमत है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जो किया है वो उसका मंशूर बन सकता है। अगर उनका मंशूर है तो महंगाई का मंशूर है, गुर्बत का मंशूर है, बेरोज़गारी का मंशूर है, और वो धौस और धांधली से इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। धौस और धांधली से समझते हैं कि वो यहाँ के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ के अवाम जानते हैं कि ये वही जमात है जिसने 2018 से पहले पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला,
جس نے 2018 سے پہلے پاکستان کے عوام سے کہا تھا، ساؤتھ پنجاب کے عوام سے کہا تھا کہ ہم آپ کو جنوبی پنجاب کو صوبہ دیں گے، 100 دن میں صوبہ دے گا، لیکن ان کے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جس نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، مگر اس کا بھی وعدہ خلافی ہوا ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جس کی وجہ سے آپ کا چائے کا کپ، آپ کا ناشتہ کا انڈا، آپ کا روٹی مہنگا ہو چکا ہے۔ اور یہاں کے عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ ظالم جماعت ہے، یہ غریب دشمن جماعت ہے، اور اس لیے یہ واضح اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کو تیر کو دلوا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے باقی سب کوشش کر رہے ہیں، ان کا کوشش جاری ہے کہ وہ ہم سے اپنا جیت چھینیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر سیٹ پہ میں اپیل کرتا ہوں گانچے سے کے عوام سے، شگر کے عوام سے، خرمنگ کے عوام سے، کردو کے عوام سے، گلگت کے عوام سے، غزر کے عوام سے، ہنزا سے کے عوام سے، نگر کے عوام سے، استور کے عوام سے، ٹیامر کے عوام سے، کہ میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، میں آپ کا درد گھر تک پہنچا ہوں ووٹ مانگنے کے لیے۔ اگر آپ 15 نومبر کو ہمیں مایوس نہیں کرتے ہیں، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ آپ 15 نومبر کو بھاری اکثریت کے ساتھ پیر کو منتخب کروا دیں، مجھے واضح اکثریت دلوا دے، تاکہ میں آپ کو آپ کا حقیقت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوا سکتا ہوں۔ آپ گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہو، آپ یہاں کے عوام کو تبدیلی کے تباہی سے بچا سکتے ہو، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے سونامی میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہو۔ صرف 15 نومبر کو انشور کرے کہ آپ بھاری اکثریت میں سب کے سب نکل کے تیر پہ تھپا لگا کے ان پوری دنیا کو پیغام دے دے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چاہتے ہیں، اب گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چھینیں گے۔ آپ سب کا بہت ہی شکریہ۔ I look forward to answering your questions. یہ بتائیے کہ اگر آپ پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے، دوسری جماعتیں جیت جاتی ہیں، تو کیا آپ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن نتائج کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو واضح ہیں اس پر، ہم نے شروع دن سے کہا، میں نے شروع دن سے کہا، میں نے وارن کیا ہے ان سائڈ آؤٹ سائڈ پبلک میں ان کانفیڈنس بھی، کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز صاف شفاف ہونا اس ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور جو سب سے بڑا خدشہ ہے نیشنل سیکیورٹی کو اس ملک کا، وہ اس الیکشنز کو صاف و شفاف نہ ہونے کا ہے، متنازع ہونے کا ہے۔ مجھے خدشات ہے کہ یہاں کے عوام وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ دھاندلی برداشت نہیں کریں گے، اور جس کے خلاف ضرور احتجاج ہوگا۔ جی سعادت صاحب، یہ الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے اور الیکشن سے پہلے اعلان ہونا تھا۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر ان کے توقع کے مطابق یہاں رزلٹ نہیں آتے ہیں، یہ صوبے کا جو اعلان ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، جس کا الزام پی ڈی ایم پر لگ سکتا ہے کہ ان کے اعتراض کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور اب منسوخ ہو گیا۔ کیا یہ خدشات بھی ہیں؟ نہیں، بالکل یہ خدشات نہیں ہے۔ خدشات یہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہاں سے الیکشن جیت جائے، زبردستی جتوایا جائے، تو میرا اس سے بہت سے خدشات ہے۔ سب سے پہلے خدشات یہ ہے کہ وہ خود اپنے پالیسی پہ یو ٹرن لے، جیسے انہوں نے ماضی میں ہر پالیسی پہ یو ٹرن لیا، جیسے انہوں نے الیکشن کے دوران اور الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ نعرہ اٹھایا، بعد میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو میرے خدشات ہے کہ جس طریقے سے ان کے وزیر یہاں پھر رہے ہیں، ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے لیے آئی جے آئی بنایا گیا ہے، اور جو منصوبہ بندیاں ہیں، اگر یہ ریگنگ کا الزام لگتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اصل تحریک ہے، یہاں کا عوام کا جدوجہد ہے،
کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے عوام کا خون پسینہ اس جدوجہد میں شریک ہے. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اگر پی ٹی آئی کی اکثریت ہو کہ اس پروسیس کو وہ متنازع بنائے. جنہوں نے صرف اس ایشو کو اٹھایا ایک سیاسی نعرہ کے طور پہ، وہ اس کو اب اینڈ پوائنٹ تک، کنکلوژن پوائنٹ کنسنسس کے ساتھ نہیں لے آ سکتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلے 2018 سے پہلے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب بنے گا. تو میں شک کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جس کی جماعت میں یہ بات ہے ہی نہیں، جس کے منشور میں یہ وعدہ ہے ہی نہیں، اگر وہ الیکشن جیت جائے تو پوری دنیا پوچھے گا کہ ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا، ان کا تو وعدہ ہی نہیں تھا، یہ ان کو ڈکٹیشن ملا ہے، یہ کسی کے کہنے پہ کیا ہے. جب اصل سیاسی جماعتیں جیتتے ہیں جن کے منشور کا بھی حصہ ہے، جن کو 2020 سے نہیں 2018 کی منشور سے اور 2015 سے سیاسی ایکٹیویٹیز میں جو ہم شامل ہیں اس میں ہیں، تو پھر مانیں گے لوگ کہ نہیں، یہ کسی کے ڈکٹیشن پہ نہیں، گلگت بلتستان کے عوام نے خود گلگت بلتستان کے فیصلے لیے ہیں. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ہم سب سے انہوں نے یہ یہاں آ کے اور اس پہ بات کیا ہے. اب ہم ان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس سے ان کو ہٹنے نہیں دیں گے. ہم اس جدوجہد کو الیکشنز کے بعد اس کی تسلی دیکھنا چاہتے ہیں. الیکشنز اس کی شروعات ہے، اس کا اینڈ نہیں ہے. 15 نومبر ہمارا امتحان کی دن ہے، حق حکمیت کے امتحان کے دن ہے، حق ملکیت کے امتحان کے دن ہے، حق روزگار کے امتحان کے دن ہے. اور اگر ہمیں صرف ان میں سے ایک ملتا ہے تو تب بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہ اس قسم کے جو پی ٹی آئی کی روایت ہے، طریقہ کار ہے، وہ ایک ہاتھ سے لیتے تو ضرور لیں گے. اگر وہ کہتے کہ ہم صبح دیں گے تو شاید وہ سوچیں گے کہ جو بھٹو شہید کا دیا ہوا گندم کا سبسڈی ہے، تیل کا سبسڈی ہے، وہ چھینا جائے، جو آپ کا ٹیکس کا تحفظ ہے وہ چھینا جائے. وہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو وہ 70 سال کا کمپنسیشن اس صورت میں ملنا چاہیے کہ ان کا سبسڈیز کو تحفظ دیا جائے، ان کو ٹیکس سٹیٹس کو تحفظ دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف صوبہ سے کے ملنے سے اور حق ملکیت، حق روزگار نہیں ملنے سے ہمارا کامیابی نہیں ہوگا. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اگر ہر طور پہ ہر طریقے سے امپاورڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کافی کچھ لینا پڑے گا. اور یہ سیاسی جدوجہد ان کے پتلی کی بس کی بات نہیں ہے. ان کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں کے عوام کے مطالبات کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نعرہ لگاؤں، یہ گالی دے دوں، الیکشن میرا ہوگا. یہ کوئی الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ سرزمین کا، اس عوام کے قسمت کی بات ہے. اور ہم ان کھلاڑیوں کو اس کی قسمت کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے. سر 15 نومبر کو انتخابات کے بعد کیا گلگت بلتستان میں ابھی میڈیم بننے جا رہی ہیں؟ یہ بتائیں 15 نومبر کے بعد. انڈائریکٹلی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی ہے. انہوں نے یہ اعلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کوئی وزیر اعظم کی تقریر کے تھرو، کبھی کوئی پلانٹڈ سروے کے تھرو. مگر آپ آن دا گراؤنڈ ہے، میں آن دا گراؤنڈ ہے. زمینی حقائق بھی ایک چیز ہوتا ہے. اور یہ جو عوام کی جذبہ ہے، عوام کا جو ناراضگی ہے وہ ظالم وفاق کی حکومت کے خلاف، اس کو بھی سنبھالنا مشکل ہے. یہ جتنا بھی دھاندلی کرے، ہمارا موجودگی اور ہمارا کیمپین میں اگر ان کا سازش تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 0 ہی سیٹس دلوا دے، وہ سازش کو ناکام کروائیں گے. ہم ان کے دھاندلی کو روک دیں گے. یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا الیکشن جاری تھا تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ آپ کو شاید سودے بازی کے لیے پیغام آ رہے تھے کہ پی ڈی ایم چھوڑو اور گلگت بلتستان کی حکومت لو. آئی تھنک کہ یہی جو سازش ہے اور یہ جو بیانیہ ہے، ایک تو آپ نے اگر نصرت جاوید کا اس کو کالم نہیں پڑھا، ضرور پڑھے. اس نے بڑا اچھا طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. لیکن یہ جو اگر مجھے
मुझे कोई फेवरेटिज्म नहीं चाहिए, मैं अपना हक मानता हूँ, मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मानता हूँ, अपना आईनी हक का फ़ायदा उठाने होंगे, चाहे वो फ्रीडम टू कैंपेन, फ्रीडम टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता हूँ, उस तक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मुझे। यहाँ तक कि यहाँ की अदालत ने मुझे सुबह बदर करने का हदायत दे दिया था। तो अगर ये हमें सॉर्ट ऑफ फेवर करने की बात है, ये तो ऐसे तो नहीं लगता है कि ज़मीनी हकायत की बात है। लेकिन हमने कभी ये मुतालबा नहीं किया, जबकि दूसरे जमातों के माजी कुछ और चीज़ दिखाते हैं। उन्होंने शायद इस किस्म की बार्गेनिंग की होगी, हमने ये कभी नहीं की। हमने हमेशा मुतालबा किया साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। और आज भी मेरा आपके सामने एतराज़ ये है, शिकवा ये है, कंप्लेंट ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता। एक सवाल आप जो बात कर रहे हैं, मरियम नवाज भी यही बात कर रही हैं। उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू में ये कहा कि हम फौज के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। कुछ उन्होंने शराइत कही कि छुप छुपा के नहीं अवाम के सामने हों। आप भी अगर इस पे राजी हो जाएं तो वे फॉरवर्ड को करना चाहिए। हम समझते हैं कि हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार जमहूरी तरीके से लिए जाते हैं, इलेक्शन से लिए जाएंगे। हम किसी से सिफारिश पे नहीं लेंगे। और इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो वाज़ेह अक्सरियत दिया जाएगा, वो मैंडेट दिया जाएगा कि हम अपना जो मंशूर है उस पर इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक फौज से बातचीत की बात है, वो पीडीएम की प्लेटफॉर्म ने अगर बातचीत करनी है, वो प्लेटफॉर्म फैसला करे। जिस तरीके क्योंकि आप इलेक्शन के हवाले से मैंने अपील भी किया और मैं रिएटरेट करता हूँ कि पुलिस हो या हमारा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, उनको जमहूरी प्रोसेस में अमल दखल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ के हुकूमती वज़ीर फिर रहे हैं इलेक्शन के दौरान, अगर इलेक्शन डे पे जिस तरीके से KPK के लोकल बॉडी इलेक्शंस में इनके वज़ीर जाके पोलिंग बॉक्सेस को उठाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो जमहूरी तरीक़ेकार है वो मुतनाज़ा होगा। इन्होंने जितना मुतनाज़ा वैसे अभी तक बनाया है, अभी तक टाइम है, अभी तक स्पेस है। अगर ये जो प्रोसेस है जो रहते हैं, इसमें ये सारे क़ुव्वतें अपने अपनी जगह काम करे और सियासतदानों को छोड़े, जमहूरी प्रोसेस को छोड़े, तो हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनने से बचा सकते हैं। पिछले दौरे पे जब आप आए थे तो किसी भी जलसे में आपने आईनी हुकूक देने की बात नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने आईनी हुकूक देने का कोई इशारा नहीं दिया। लेकिन इस दफा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI के जो बीच में उनसे मुलाकात जब हो गई तमाम सियासी जमातों के सरबराहों के साथ, तो उन्होंने आपको एक इशारा दे दिया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जा रहा है। तो उसके बाद आपने जो है मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे कहने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। क्या पीपल्स पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट की अब भी इशारों पे चल रही है, जबकि आप अपने जो जलसे हैं वहाँ पे उसकी जो है सो थैंक यू। एक तो आप गलत हो इस लिहाज से कि मैंने अपने जलसे में जब मैं यहाँ था पहले हक हकमियत की बात की, मैंने हक हकमियत और हक मलकियत का नारा तब उठाया। मैंने अपने मंशूर में 2018 के मंशूर में 2018 के मंशूर में इस सूबे को आईनी सूबे बनाने का वादा किया। यहाँ के अवाम को नेशनल असेंबली एंड सेनेट में नुमाइंदे बनाने का वादा कर लिया था। वो किसी मीटिंग से पहले कोई मीटिंग नहीं हुआ था। उस वक्त जो मीटिंग हुआ था उसमें बाकी जमातें ने जो भी कहा, मैंने मुतालबा किया कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गिलगित बल्तिस्तान के फैसले लो। इस मीटिंग पे मैंने एतराज़ किया कि एक भी बंदा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ भी नहीं रखते, लेकिन आप सब फैसले ले रहे हैं। और इसके नतीजे में कि हम अब इस इलेक्शन प्रोसेस में हैं, बाकी जमातों अगर अब वो चेंज कर रहे हैं तो शायद वो किसी के कहने पे, लेकिन मेरे मंशूर आपके सामने है, डॉक्यूमेंट है, मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ। मैंने पहले भी मेरा मंशूर के भी हिस्से भी मेरा तो तसलसल है। बाकी जमातों ने या अगर नेशनल सिक्योरिटी वालों ने मेरे पेज पे आ चुके हैं तो मुझे इसको वेलकम करना चाहिए, इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए।
मैंने तो जलसे आम में भी कहा हूं कि हम इसको वेलकम करते हैं कि सारे की सारी जमातें जियालो के पेज पे आ चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पेज पे आ चुके हैं, मगर जमहूरी तरीका ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दो। और अफसोस के साथ कि ये जो पार्टियां यू टर्न करके अपने पॉलिसीज चेंज करके इस इलेक्शंस में चल रहे हैं, उनका कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोई नहीं मानेगा उनकी इंटेग्रिटी। जैसे आपने मुझसे सवाल किया, ये सवाल उन सब से पूछा जाएगा अगर धांधली के नतीजे में उनको जितवाया जाता है। मगर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीतती है, हमारा मंशूर के नतीजे में जीता है, तो ना हमारा सुबह का जद्दोजहद मुतनाज़ा होगा, ना ये इलेक्शंस मुतनाज़ा होगा, और हम अपना मैंडेट, चाहे वह हक हकमियत हो, हक मलकियत हो, हक रोजगार हो, उसके मेरे पास वो मैंडेट होगा कि मैं इसे डिलीवर करूँ। ये हमारा बुजुर्ग आपके पीछे। चेयरमैन साहब, मैं मेहमान पिशावर से आया हूँ। अच्छा, मेरे दो मेहमान हम भी हैं लाहौर से हैं। मैंने सोचा कि आप मुकामी जर्नलिस्ट होगा। बच्चा दो क्वेश्चन है मेरा। एक क्वेश्चन ये है कि 25 जुलाई 2018 को जिन लोगों ने, जिन अफराद ने, जिन इदारों ने सेलेक्ट इस हुकूमत को सेलेक्ट किया था, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? एक दूसरी बात ये कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की जो सूबाई हैसियत देने की कोशिश के वादे किए जा रहे हैं, तो मई 2018 को भी खैबर पख्तूनख्वा में एक खिता था, उसको जब्त कर दिया गया। मगर मैं वहाँ से आया हूँ और मुझे पता है कि वहाँ के लोग अब परेशान हैं। मुझ जैसे सियासी कारकुन जिसने 30-35 साल के लिए मर्जर की भी आवाज़ उठाया था, कानून की हुक्मरानी की भी आवाज़ उठाया था, वो भी अब हुकूमत से मायूस है। तो कभी ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई गेम खेला जा रहा है? बिल्कुल सही। आपका पहला सवाल के लिए मेरा पैगाम साफ है और शफाफ है। मैं चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस किया जाए और सारे कुव्वतें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ट्रस्ट करें, एतमाद करें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, इनमें ये अहलियत है कि वो अपने हुक्मरान के फैसले करें, और हमने देखा कि आप जब हुक्मरान के फैसले करते हैं उसका नतीजा क्या होते हैं। तो बड़े मेहरबानी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फैसला करने दो। फाटा का सवाल आपका बहुत ही सही सवाल है। ये भी करवाया गया पीटीआई को जितवाने के लिए इलेक्शंस। फाटा में ज़बरदस्ती जल्दबाजी में कानून साजी की गई लोग उन इलेक्शन से पहले। और अफसोस के साथ हम भी वो जमात है जो इस फाटा की जो इंटीग्रेशन है इसके लिए कब से जद्दोजहद कर रहे हैं। बीबी शहीद का केस कोर्ट पे गया था, सुप्रीम कोर्ट पे की थी इस बात पे। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फाटा पख्तूनख्वा में जम नहीं हुआ, पख्तूनख्वा फाटा में जम हो चुका है। और वो जो पूरा प्रोसेस, वो जो कानून है, अब वो पूरा पख्तूनख्वा में लागी है। हम याद करते हैं अब कल ही जस्टिस वकार सेठ फ्रॉम दी पेशावर हाई कोर्ट फॉट हो चुका कोरोना की वजह से, बड़ा लॉस है। उसका ही फैसला था जिसने इस कानून को इसके खिलाफ किया था। और ये इस निज़ाम के ख़िलाफ़, जैसे पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अवाम को FCR और राजगिरी निज़ाम से निजात दिलाई थी, हमें पख्तूनख्वा को उस निज़ाम से निजात दिलवाना चाहिए। और अगर हमने वो सूबा का बना के यहाँ के हुकूक दिलवाना है और सूबा के नाम से यहाँ से हुकूक सलब नहीं करना है, तो एक तरीका है पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो। हम हुकूक लेने भी जानते हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ करने भी जानते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी हुकूक के नाम पे आपके हुकूक छीनते, PTI हुकूक के नाम पे आपके हुकूक छीनते हैं, जैसे फाटा के साथ किया था। और आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा यही खदशात है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा का नाम को तो कहेंगे, मगर यहाँ का जो गंदम सब्सिडी है, यहाँ का जो तेल सब्सिडी है, यहाँ का जो स्पेशल टैक्स स्टेटस है, ये खुदा ना खास्ता इनसे ना छीना जाए। इनको इनको दे दो। आप वजाहत औरत को जर्नलिस्ट को बोलने तो। अगर आपकी हुकूमत यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बनती है तो यहाँ पे क्या महंगाई का खात्मा होगा? अंडा 10 रुपए का मिलेगा
क्योंकि वफाक में तो पीटीआई की हुकूमत है। नहीं, आई एग्री विद यू, वफाक में और भी दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा, ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने पिछले जब आपका दौरा था तो आपने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, तो अभी तक इससे कोई अमल दरामद भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही। ओके, जहाँ तक महंगाई की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि महंगाई की जो बहरान पूरा मुल्क में है, गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पे है, कसूरवार तो पीटीआई है, वफाकी हुकूमत है। आपने ये फैसला करना है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है कि क्या हम वो हुकूमत चाहते हैं जो महंगाई के वक्त हमारे साथ देंगे या इस महंगाई के दौरान हमें लावारिस छोड़ेंगे। मैं तो ओवरऑल महंगाई पे इम्पैक्ट नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं ये वादा कर सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का जो पीपी की हुकूमत होगी, वो हुकूमत यहाँ के अवाम को इस महंगाई के दौरान, बेरोजगारी के दौरान लावारिस नहीं छोड़ेगी। इसका क्या मतलब है कि जब हम हुकूमत में होते हैं, जैसे हम जब पिछले दौर में हुकूमत में थे, तब भी महंगाई था, दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन था, 2 सैलाब आए थे, हर दूसरा दिन दहशतगर्दी का वाकया था, लेकिन इस महंगाई को दौरान हमने अवाम को लावारिस इस तरीके से नहीं छोड़ा कि चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो जिससे गरीब तरीन औरतों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिले, या हमने जैसे पेंशनर्स का पेंशन्स में 100% इजाफा किया, तनख्वाह में 150% इजाफा किया, फौज की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। सो उस महंगाई के दौरान वो अपना ख्याल रख सकते थे। आज भी सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने तनख्वाह में इजाफा किया, जिसने पेंशन्स में इजाफा किया। तो हम अगर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाते हैं, महंगाई तो पीटीआई की वजह से है, गुर्बत पीटीआई की वजह से है, लेकिन मैं यहाँ आपको लावारिस नहीं छोड़ूंगा, पेंशनर्स का पेंशन्स में इजाफा करूंगा, तनख्वाह में इजाफा करूंगा और गरीब दोस्त पॉलिसीज लेकर आऊंगा। जब मेरा हक मलकियत का वादा, हक रोजगार के वादा पे मैं कहीं हूँ, जब हम हक मलकियत दिलवाएंगे तो इकोनॉमिक बूम भी आएगा। जब हक रोजगार का वादा होगा तो रोजगार के साथ इंसाफ होगा, यहाँ के अवाम को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से हम मिलके महंगाई का मुकाबला करेंगे और इमरान की तरह यहाँ के अवाम को इस महंगाई के दौरान लावारिस नहीं छोड़ेंगे। एक वजाहत उसके बाद आपका लेता हूँ। वजाहत बिलावल साहब का सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ आपकी मुलाकात हुई, क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कोई सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होने जा रही है? और दूसरा हल्का वन में रेफरेंडम में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार भी शामिल है, इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा से कोई बात हुई है? अगर नहीं हुई तो क्या बात होगी इस हवाले से? नहीं, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अपनी पावर अपनी जोर पे इलेक्शंस लड़ रहे हैं, जो और इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे और हम हुकूमत भी बनाएंगे। जहाँ तक ये रेफरेंडम की बात है, मैंने अपने शुरुआत में भी इस पर तनकीद किया था और मेरा समझ से भी बाहर है कि क्यों यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ये नहीं समझते हैं कि सेक्रेटेरियन की ये सियासत बहुत ही ख़तरनाक है। ये सेक्रेटेरियन ग्राउंड्स पे जो रेफरेंडम हुआ है, ये बहुत ही गलत कदम है जिस मुश्किलात से यहाँ हमने अमन कायम किया था, और उसके साथ एक इलेक्शन के लिए, एक सीट के लिए मेरा अमजद एडवोकेट को टारगेट करने के लिए आप इस अमन के साथ क्यों खेल रहे हो? यहाँ के अवाम के ये मजाक की चीज़ नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ कि गलत कदम हुआ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, मैं नॉर्मल से लेके आप पूरा का पूरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी घुमा हूँ, जो जज्बे के साथ यहाँ के अवाम सियासी प्रोसेस में इंगेज है, वो इस किस्म की खेल में नहीं आएंगे, वो तीर के साथ देंगे, हमें मुंतखब भी करवाएंगे। लेकिन अफसोस कि इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देने के लिए। जी, जिन पश्चात का ऐलान लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपने किया है, इन्हीं पश्चात का हवा जो है वो मरीम नवाज ने भी किया था। तो क्या अगर इलेक्शन डे के ऊपर ऐसी होती है, वोट गांधी होती है, क्या आप और मोदी इसके हवाले से कोई एक वाज़ेह कोई इजाज़ी तहरीक लॉन्च करेंगे? दूसरा सर, सभी सूबे की बात कर रहे हैं, आपने भी एक सूबे की बात कर दी, बाकियों ने भी एंटी सूबे की बात कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नेचुरली ये डिमांड रखते हैं, लेकिन
इसी का एक हिस्सा कश्मीर भी है। तो कश्मीर के लोग जो हैं इस इशू के ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को आप कैसे दूर करेंगे? ओके, आपका पहले सवाल क्या था? पहले जॉइंट कोई मूवमेंट, हाँ, ये तो अगर पीपल्स पार्टी नहीं तो यहाँ के अवाम नहीं बर्दाश्त करेगी। हाँ, सारे के सारे जो यहाँ के अवाम हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में अपना हिस्सा डाला है, जिन्होंने हम सबको यहाँ इतना देर से भुगता है, वो किसी को अपना वोट नहीं चोरी करने देंगे। और अक्सर चोरी किया जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, बहुत ही सख्त रिएक्शन होगा। आपका दूसरा सवाल बहुत ही अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर के अवाम अपने हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी महसूस कर रहे होंगे, वो भी चाह रहे होंगे कि जो यहाँ के अवाम 70 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी अपने जद्दोजहद में कामयाब हो। मैं समझता हूँ इसका हल भी सिर्फ पीपल्स पार्टी ही करवा सकती है। पीपल्स पार्टी में जिस तरीके से पार्लियामेंट्री कमीशन जनूबी पंजाब सूबा में बनाया था, हमने सारे कंट्रोवर्सी से इंगेज करके कंसेंसस बनाया था और भावलपुर जनूबी पंजाब सूबा का पूरा फ्रेमवर्क बनाया था, उसी तरीके से हम तजवीज़ करेंगे कि हम पार्लियामेंट्री कमीशन बनाएंगे और जो भी मुतनाज़ा इश्यूज होंगे हम सारे के साथ इंगेज कर से कंसेंसस बना के डिलीवर भी करेंगे। आप सबका बहुत लास्ट क्वेश्चन सर, इधर से नदीम साहब। नदीम कौन है? जी नदीम भाई। सर मेरा आखिरी सवाल है, और सवाल इस तरह है कि आपको मरियम नवाज साहिबा की 1-to-1 मुलाकात हो गई, उसके बाद उनका फौरन एक बयान सामने आ जाता है कि हम इदारों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपने कोई धमकी वगैरह की? देखो, जो हमारा अगर हमारा बिल्कुल 1-to-1 मुलाकात हुआ, और अगर हम चाहते कि वो 1-to-1 मुलाकात में जो बात हुआ वो आपके सामने होता, तो हम 1-to-1 मुलाकात नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। तो मैं उसी बात पे ये